हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमित एंड यू आर वाचिंग साइंस अमित। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने अकाउंट के कुछ बेसिक टर्म देखे थे जो कि हमारा पार्ट फर्स्ट था, और आज के इस लेक्चर में हम आगे के कुछ और टर्म्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज जो सबसे पहली टर्म है वो है परचेज। द टर्म परचेज इज़ यूज्ड फॉर एन अकाउंट टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल्स फॉर रीसेल और फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट विच आर आल्सो टू बी सोल्ड। मतलब इस टर्म में ये बताया गया है कि जो टर्म है परचेज वो अकाउंट में इसलिए यूज़ की जाती है, जो गुड्स और रॉ मटेरियल को जो परचेज करते हैं, मतलब जो बाय करते हैं हम, जो गुड्स और प्रोडक्ट्स को हम जो बाय करते हैं, रॉ मटेरियल्स को, उनको रिकॉर्ड करने के लिए परचेज का टर्म यूज़ किया जाता है। हम इन गुड्स और रॉ मटेरियल क्यों परचेज करते हैं? उनको रीसेल करने के लिए और आगे के कुछ और प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कि हम आगे रीसेल करेंगे। इसलिए हम गुड्स और रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं। इन्हीं परचेज करने को हम अकाउंटिंग टर्म में परचेज कहा जाएगा। गुड्स परचेज्ड फॉर कैश आर टर्म्ड एज कैश परचेज। जब कोई बिजनेस कैश में गुड्स को परचेज करता है तो उसे हम कैश परचेज कहेंगे। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट आर टर्म्ड एज क्रेडिट परचेज। जब उधार में सामान खरीदा जाएगा तो उसे क्रेडिट परचेज कहा जाएगा। अब हमारे पास अगली टर्म है परचेज रिटर्न। गुड परचेज मे बी रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी रीज़न। अगर किसी भी रीज़न से जो सामान हमने खरीदा है वो सेलर को रिटर्न कर दें, वापस कर देते हैं, तो उसे हम परचेज रिटर्न कहेंगे। 13वीं टर्म है हमारे पास सेल्स। द टर्म सेल इज़ एसोसिएटेड विद और यूज्ड फॉर सेल ऑफ गुड्स। जो टर्म है सेल, वो गुड्स को सेल करने के लिए, मतलब बेचने के लिए टर्म यूज़ की जाती है। गुड्स को जो बेचा जाता है तो उसके लिए हम सेल वर्ड यूज़ करेंगे। जब हम कैश सेल करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने कैश में सामान को बेचा है, और क्रेडिट सेल का मतलब है हमने उधार में सामान को बेचा है। अब सेल रिटर्न, गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न बाय द परचेजर। जो हमने सामान बेचा है, अगर जिस खरीदार को हमने सामान बेचा है वो खरीदार वापस हमें सामान वो कर देता है तो उसे सेल रिटर्न कहेंगे। अब है हमारे पास 15वीं टर्म गुड्स। गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड दैट आर परचेज टू बी सोल्ड। मतलब गुड्स वो आइटम है, वो टर्म है, मतलब गुड्स वो अकाउंट में गुड्स वो टर्म होती है जो कि एक फिजिकल आइटम है जो वो सेल के लिए परचेज की जाती है, मतलब ट्रेड के लिए मतलब लेन देन के लिए। जब हम कुछ फिजिकल आइटम्स को परचेज करते हैं तो वो गुड्स होती हैं। अगली टर्म है हमारे पास कॉस्ट। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्टिविटी। मतलब किसी भी एक्टिविटी में जो भी एक्सपेंडिचर, जो भी एक्सपेंस किए जाते हैं वो कॉस्ट होती है। वाउचर इज़ एन एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो एविडेंस मिलता है वो वाउचर्स होते हैं। जब कोई सामान हम बेचते हैं तो वाउचर क्रिएट किए जाते हैं, वो एविडेंस होते हैं उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस के। अगली टर्म है हमारे पास डिस्काउंट। इट इज़ द रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स। मतलब जब गुड्स की जो प्राइस होती है, जब सामान कभी खरीदता है तो जो उसके प्राइस में जो रिडक्शन होता है, जब वैल्यू कम कर दी जाती है उस प्राइस की, तो उसे डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जब एक सर्टेन क्वांटिटी जब परचेज़र खरीदता है सेलर से, तो सेलर परचेज़र को कुछ डिस्काउंट देता है ट्रेड में, तो उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और कैश डिस्काउंट उसे कहते हैं जब परचेज़र टाइमली पेमेंट कर दे अगर सेलर को, तब उसे कैश डिस्काउंट दिया जाता है। अब अगली टर्म है हमारे पास बैड डेट। बैड डेट इज़ द अमाउंट ओन टू द बिजनेस दैट इज़ राइट ऑफ बिकॉज इट हैज़ बिन इरिकवरेबल। मतलब इसके अंदर ये बताया गया है बैड डेट वो अमाउंट होती है किसी भी बिजनेस की जो कि राइट ऑफ हो चुकी है, मतलब पूरी ख़त्म हो चुकी है, मतलब ख़राब हो चुकी है पूरी की, क्योंकि वो इरिकवरेबल है, मतलब उसे वापस नहीं किया जा सकता, अमाउंट को वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता इस अमाउंट को। अब डेप्रिसिएशन, इट इज़ अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन असेट्स बिकॉज ऑफ यूसेज और विद इफ्लक्स ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंस और एक्सीडेंट। मतलब डेप्रिसिएशन किसी भी असेट्स की वैल्यू में फॉल होती है। मतलब डेप्रिसिएशन का मतलब होता है असेट्स की वैल्यू में फॉल हो जाना, मतलब गिर जाना असेट्स की वैल्यू। क्यों गिर जाना? क्योंकि उसके इस्तेमाल से, टाइम की वजह से, जो समय चलता रहता है उसके टाइम की वजह से और एक्सीडेंट की वजह से जब असेट्स की वैल्यू घट जाती है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। अगली टर्म है हमारे पास इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंट इज़ अ पर्सन। इंसॉल्वेंट वो पर्सन होता है या
इंटरप्राइज हो सकते हैं, बिजनेस हो सकता है कोई भी, विच इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू पे हिज डेट। मतलब इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है? इंसॉल्वेंट का मतलब है कि वो आदमी या वो बिजनेस जो कि अपने डेट मतलब उधार को पे ही ना कर सके, वो इंसॉल्वेंट कहलाया जाता है, दिवालिया। अब अगली टर्म है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल। इट इज़ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर ऑफ द एंटरप्राइज। मतलब ये वो अमाउंट होती है जो कि ड्यू है फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर की तरफ से ड्यू है इंटरप्राइज के लिए। मतलब जब इंटरप्राइज या कोई बिजनेस किसी सामान को उधार बेचता है, किसी को कस्टमर को बेचता है, तो कस्टमर के पास वो अमाउंट ड्यू हो गई, उधार रह गई, तो इसी को ट्रेड रिसीवेबल कहेंगे। ट्रेड रिसीवेबल इज़ अ सम, ट्रेड रिसीवेबल सम है टोटल ऑफ डेटर एंड बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल और डेटर के सम को ट्रेड रिसीवेबल कहेंगे। अब डेटर क्या होता है? डेटर इज अ पर्सन और एन एंटिटी। डेटर वो पर्सन है या एंटिटी है हु ओन्स अमाउंट टू द एंटरप्राइज अगेंस्ट क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स सर्विस रेंडर्ड। मतलब डेटर्स वो पर्सन या वो एंटिटी हो सकती है जो कि एंटरप्राइज मतलब किसी बिजनेस से उधार में सामान खरीदता है जो। और बिल रिसीवेबल मीन्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल रिसीवेबल का मतलब है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज का आगे एक अलग चैप्टर है, वहाँ आगे पढ़ेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज एक बिल रिसीवेबल है जो कि एक्सेप्ट किया जाता है डेटर के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, जो कि अमाउंट जिसमें लिखा होता है कि एक सर्टेन डे मतलब एक स्पेसिफिक डेट पे उस अमाउंट को पेमेंट कर दी जाएगी, उस अमाउंट की पेमेंट कर दी जाएगी। अब अगली टर्म हमारे पास ट्रेड पेबल। इट इज़ द अमाउंट ड्यू टू द सेलर ऑफ गुड्स बाय द एंटरप्राइज। मतलब ट्रेड पेबल का मतलब क्या है? ट्रेड पेबल का मतलब है कि जब एंटरप्राइज उधार में सामान खरीदता है, क्रेडिट परचेस करता है, तब जो सेलर की तरफ से हमारे पास पैसा रह जाते हैं, उधार रह जाते हैं, उसको ट्रेड पेबल कहा जाएगा। ट्रेड पेबल भी दो चीज़ों का सम है, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स वो व्यक्ति या वो एंटरप्राइज हो सकता है जो कि दूसरे बिजनेस से, मतलब एक क्रेडिटर वो बिजनेस भी हो सकता है, क्रेडिटर एक व्यक्ति भी हो सकता है जो कि किसी बिजनेस से या फिर एंटरप्राइज से अमाउंट वो क्रेडिट परचेज करता है, गुड्स की क्रेडिट परचेज करता है, वो क्रेडिटर होते हैं। बिल्स पेबल्स का मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज भी है जो कि एक्सेप्ट किया जाता है पर्सन या एंटरप्राइज द्वारा, जो कि अमाउंट होती है जो कि पेबल करनी पड़ती है कि स्पेसिफिक डेट पर। और सॉल्वेंट, अगली टर्म हमारे पास सॉल्वेंट इज अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज़ इन अ पोजिशन टू पे हिज डेट। मतलब सॉल्वेंट वो पर्सन और एंटरप्राइज होता है जो कि इस पोजीशन में होता है जो अपने डेट को पेमेंट कर दे। इस पोजीशन में होता है ये कि अपने उधार को पेमेंट कर दे, और इंसॉल्वेंट पोजीशन में नहीं होता है, उधार की पेमेंट करने की पोजीशन में नहीं होता। अब अगली टर्म है हमारे पास स्टॉक या इन्वेंट्री। स्टॉक इज अ टेंजिबल असेट्स। स्टॉक एक टेंजिबल असेट्स है हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पस, जो कि बिजनेस इसलिए अपने पास रखता है ऑफ रिसेल इन अ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब डे टू डे की एक्टिविटीज़ के टाइम पे जब गुड्स की ज़रूरत पड़ती है तो उनको रिसेल करने के लिए स्टॉक क्रिएट किए जाते हैं। स्टॉक हम इंटेंजिबल असेट्स होते हैं। स्टॉक दो तरीके के होते हैं, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक वो होता है जब अकाउंटिंग पीरियड जब शुरू होता है, उसके बिगिनिंग के टाइम पे जब स्टॉक हमारे पास होता है, स्टॉक इन हैंड होता है, तब उसे एक ओपनिंग स्टॉक कहा जाता है। और क्लोजिंग स्टॉक करंट अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, मतलब जो अकाउंटिंग पीरियड जो चल रहा है उसके जो एंड आएगा, उसके एंड में जब टाइम आएगा तो तब जो स्टॉक रहेगा उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। अगली टर्म है हमारे पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका मतलब है इट्स मीन रिवेन्यू अर्न बाय एन एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है उनसे जो रिवेन्यू अर्न होता है उसे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। बैलेंस शीट, इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल और एंटरप्राइज एट अ गिवन डेट। मतलब ये एक स्टेटमेंट होता है बैलेंस शीट जो कि फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है किसी भी इंडिविजुअल या एंटरप्राइज की एक गिवन डेट पे। अगली टर्म है हमारे पास बुक वैल्यू। दिस इज़ अ अमाउंट एट विच एन आइटम अपेयर इन द बुक ऑफ अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये वो अमाउंट होती है, बुक वैल्यू वो अमाउंट होती है जिस पे
किसी आइटम को रिकॉर्ड किया जाता है बुक ऑफ अकाउंट के अंदर, मतलब बुक ऑफ अकाउंट में या बैलेंस शीट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में जब हम किसी आइटम को रिकॉर्ड करते हैं, जिस अमाउंट पर हम उसे रिकॉर्ड करते हैं वो बुक वैल्यू होती है। अब एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंटिटी का मतलब है वो इकोनॉमिक यूनिट मतलब जिसको मनी में मेजर किया जा सकता है। विच परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो लेन देन वाली एक्टिविटीज़ जो होती हैं। अब प्रोपराइटर अ पर्सन हु मेड द इन्वेस्टमेंट एंड बियर ऑल रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस। मतलब प्रोपराइटर वो पर्सन होता है जो इन्वेस्ट करता है किसी बिजनेस में और जो सारे रिस्क को बियर करता है। अब अगली टर्म है हमारे पास एंट्री, अ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट व्हेन रिकॉर्डिंग इन द बुक ऑफ अकाउंट। एंट्री का मतलब है जब हम किसी ट्रांजैक्शन या इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं बुक ऑफ अकाउंट में तो उसे एंट्री कहते हैं। अब बुक ऑफ अकाउंट क्या होता है? बुक ऑफ अकाउंट मतलब है द रिकॉर्ड और बुक इन विच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ एन एंटिटी आर रिकॉर्डेड एंड मेंटेन। मतलब बुक ऑफ अकाउंट का मतलब है वो रिकॉर्ड या वो बुक जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किसी भी एंटिटी की रिकॉर्ड किए जाते हैं और मेंटेन किया जाता है, उसे बुक ऑफ अकाउंट कहते हैं। जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं एंट्रीज़ को, वो बुक ऑफ अकाउंट होती हैं। अब है हमारे पास अगली टर्म है और लास्ट टर्म है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका मतलब क्या है? इट इज़ अ डायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड एंड और सर्विस रेंडर्ड। मतलब ये वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक डायरेक्ट कॉस्ट है जो कि की जाती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स के प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट लगाई जाती है उसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने सारे अकाउंट के बेसिक टर्म्स को देख लिया और अगले लेक्चर में हम बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी और अकाउंट के डिफरेंस देखेंगे। तो अगले लेक्चर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरी। थैंक यू।